आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। भारत में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 90,000 हुआ है पार। पिछले 24 घंटों में भारत में 83,000 नए मामले हैं सामने, तो 89,000 मरीज भारत में कोरोना को हराकर ठीक भी हुए हैं। देश में 21वें दिन लगातार 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत तो भारत में हुई है। अब तक कोरोना संक्रमित की मौतों के मामले में भारत का तीसरा स्थान है। भारत में अभी तक कोरोना के कारण 90,000 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि दुनिया भर में रिकवरी केसों के मामले में भारत टॉप स्थान पर बना हुआ है। देश में पिछले 24 घंटों में 83,347 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 1,085 लोगों की मौत भी हुई है। 2 सितंबर से लगातार देश में 1,000 से ज़्यादा मौतें हुई है। अच्छी खबर यह है कि 24 घंटों में अब तक 89,746 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 56,40,000 हो गई है। इनमें 90,020 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केसों की संख्या घटकर भारत में 9,68,000 हो गई है और 45,87,000 लोग भारत में ठीक हो चुके हैं। वहीं यहाँ पर संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या लगभग 4 गुना ज़्यादा है। ICMR के मुताबिक 22 सितंबर तक कोरोना वायरस के कुल 6,62,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 9,53,000 सैंपलिंग की टेस्टिंग कल की गई थी। रात की बात यह है कि मृत्यु दर गिरकर यहाँ पर मृत्यु दर भारत में लगातार गिर रही है। मृत्यु दर और एक्टिव केस की रेट लगातार भारत में इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर भारत में गिरकर 1.58% हो गई। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका विभिन्न स्थानों में इलाज चल रहा है उनकी दर भी भारत में घटकर 17% हो गई। इसी के साथ रिकवरी रेट ठीक होने की दर भी भारत में 81% हो गई है। वहीं भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र लगातार कोरोना की सबसे बुरी मार झेलने वाला राज्य बना हुआ है। यहाँ अब तक 12 लाख मामले आ चुके हैं सामने, तो 33,000 लोगों की मौतें भी हो चुकी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश राज्य है। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस है। एक्टिव केसों के मामलों में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कोरोना संक्रमितों के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे दूसरा प्रभावित देश है। वही मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का तीसरा नंबर है। राजस्थान, बिहार, हरियाणा में 12वीं पास के लिए भर्ती रैली आयोजित करेगी भारतीय वायुसेना। 27 सितंबर से कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। भारतीय वायुसेना राजस्थान, बिहार, हरियाणा में बड़ी भर्ती रैली आयोजित करने जा रही है। ये भर्तियां एयरमैन एक्स टेक्निकल ट्रेड के पदों के लिए की जाएगी। भर्ती रैली के पहले आपको वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो कि 27 सितंबर 2020 से शुरू होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक भारतीय वायुसेना 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच भर्ती रैली आयोजित करेगी। इसमें आयु सीमा उम्मीदवार का जन्म 17 जनवरी 2000 से लगाकर 30 दिसंबर 2003 के बीच हुआ हो। वही योग्यता इसमें मैथ्स, फिजिक्स और व इंग्लिश के साथ साथ 12वीं पास और 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स होने यहाँ पर जरूरी है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोविड-19 प्रतिबंधों के चलते 4 शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों को परीक्षा के पहले ही बुला दिया जाएगा। वही परीक्षार्थियों को 12वीं या डिप्लोमा कोर्स के मार्क्स के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट पर शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। केवल शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों को ही एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी किए जाएंगे। शारीरिक दक्षता और परीक्षा और लिखित परीक्षा और एंटीबॉडी टेस्ट के आधार पर उम्मीदवारों का अंतिम चयन यहाँ पर होगा। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए है खुशखबरी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार किसानों के खाते में डालेगी 4,000 रुपये। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने उपचुनाव के पहले बड़ा दाव चला है। प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों के लिए बड़ा घोषणा की है। अब मध्य प्रदेश में किसानों के खाते में सरकार हर साल 4,000 रुपये अकाउंट में सरकार डालेगी। गौरतलब है कि किसानों को सभी किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को हर साल 6,000 रुपये सरकार देती है। अब शिवराज सरकार, राज्य सरकार किसानों को अपनी तरफ से 4,000 रुपये उन्हें और देगी। इस ऐलान के बाद मध्य प्रदेश में किसानों को हर साल 10,000 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि किसानों के लिए प्रथम चरण में मुख्यमंत्री कल्याण योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत PM किसान सम्मान निधि के सभी पात्र हितग्राही किसानों को परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 2 किस्तों में 4,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। किसानों का कल्याण मेरे जीवन का अध्याय, ऐसे शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके कहा है कि किसानों के समग्र विकास की दृष्टि से हमने ये फैसला किया है कि इनके हित में जो योजनाएं चल रही है, जैसे RCB 6 के अंतर्गत राहत देना और PM किसान सम्मान निधि 0% ब्याज पर ऋण देना, प्रधानमंत्री फसल बीमा आदि सभी योजनाओं को एक पैकेज के रूप में समाहित कर के लागू करेंगे। वही किसान और आगे उन्होंने कहा है कि
हम किसानों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। हमने 0% ब्याज दर पर ऋण की योजना को फिर से लागू किया है। किसान सम्मान निधि और बीमा योजना का पूरा लाभ हित दिया जाएगा। वही खाद्यान्न उपार्जन कर 27,000 से अधिक भुगतान किया है। हम 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई सीटों पर उपचुनाव है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें 25 सीटों पर कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे देखकर बीजेपी में वो विधायक शामिल होने के बाद खाली हुई है, लेकिन 2 सीटें कांग्रेस विधायकों के निधन के कारण खाली हुई है और 1 सीट बीजेपी विधायक के निधन के बाद खाली हुई है। लेकिन चुनाव आयोग ने इन सभी उपचुनाव का ऐलान फिलहाल नहीं किया है। इन सीटों पर 28 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उपचुनाव में जीत के लिए प्रदेश की मुख्य राजनीतिक पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने यहां पर तैयारियां शुरू कर ली है। मतदाताओं को लुभाने के लिए दोनों पार्टियों की तरफ से कई घोषणाएं की जा रही है। महज 4,000 होगी रिलायंस जियो के नए स्मार्टफोन की कीमत। इंटरनेट डाटा और कॉलिंग क्षेत्र में तहलका मचाने के बाद रिलायंस जियो अब स्मार्टफोन के बाजारों में अपनी बादशाहियत कायम करने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक रिलायंस जियो इस साल के अंत तक यानी दिसंबर 2020 तक सबसे सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। जियो के आने वाले नए स्मार्ट 4G फोन के साथ साथ 5G टेक्नोलॉजी पर यह फोन आधारित होगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस ने लोकल सप्लायर्स को भारत प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर कहा है। वही कंपनी के अगले 2 वर्षों में 20 करोड़ स्मार्टफोन यूनिट को तैयार करने की योजना कंपनी की है। वही जियो के अपकमिंग स्मार्टफोन को लेकर कुछ जानकारियां मीडिया में सामने आई है। जियो का यह फोन सस्ता गूगल की साझेदारी के साथ आएगा। इसमें ग्राहकों को डाटा ऑफर भी मिलेगा। कीमत की बात करें तो कंपनी मिडिल क्लास ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए फोन की कीमत कम से कम करने का फैसला किया है। रिपोर्ट के अनुसार माने तो इनकी कीमत लगभग $54 यानी 4,000 रुपये होगी। वही रिलायंस का टारगेट अगले 2 साल में 15 से 20 करोड़ स्मार्टफोन बिक्री करना है। इससे स्थानीय फैक्ट्रियों को भी बढ़ावा मिलेगा और चीनी बाजारों को बड़ा झटका लगेगा। आपको बता दें कि गूगल ने मुकेश अंबानी के कंट्रोल वाले रिलायंस जियो में इस साल जुलाई में करीब 33,102 करोड़ रुपए का निवेश का ऐलान किया है। वही कंपनी की तरफ से गूगल द्वारा एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम OS विकसित किए जाने का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। वही सूत्रों के हवाले से मेरी जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि फ़ोन खरीदने पर ग्राहकों को डाटा पैक भी साथ में मिलेगा। ये सस्ता फ़ोन भारत के मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सबसे अच्छा ऑफर यहां पर साबित हो सकता है। फ़ोन के दिसंबर या अगले साल जनवरी 2021 तक शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब आपको बता दें कि रिलायंस भारत की मोस्ट वैल्यूड कंपनी है। वही गूगल का ये OS रिलायंस जियो के 4G और 5G स्मार्टफोन में होगा। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को ये एक बड़ा समर्थन है। अगर रिलायंस जियो अपना सस्ता फ़ोन स्मार्टफोन अगर भारतीय बाज़ारों में उतारता है तो यहाँ पहले मौजूद चीनी कंपनियों के फ़ोन जैसे Xiaomi है, Realme है, Oppo है, Vivo है को इसमें जोरदार झटका लग सकता है। आपको बता दें कि इन कंपनियों का भारत में जो लो कॉस्ट स्मार्टफोन मार्केट है इनमें काफ़ी दबदबा इन कंपनियों का है। लॉकडाउन में 1 करोड़ प्रवासी मजदूर शहरों से लौटे अपने गांव। सरकार ने संसद में दी है जानकारी। अभी हाल में ही जब सरकार से पूछा गया था कि लॉकडाउन में देश के विभिन्न हिस्सों से कितने प्रवासी मजदूर अपने गांव गए थे, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि उनके पास इस बाबत में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन अब सरकार की तरफ से इसका जवाब दे दिया गया है। मंगलवार को सरकार की तरफ से लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया गया कि लॉकडाउन लागू होने के बाद मार्च 2020 को लेकर जून 2020 तक 1 करोड़ से भी अधिक प्रवासी मजदूरों का पलायन हुआ है। इस पलायन में कई लोग घायल हो गए हैं, कुछ ने अपनी जान भी गंवाई है। वही सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा है कि कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान बड़ी संख्या में मजदूर अपने गांव चले गए हैं। श्रम मंत्रालय के अनुसार लगभग 1 करोड़ 6 लाख श्रमिक पलायन कर गए हैं, जिसमें वह मजदूर भी शामिल है जो पैदल यात्रा करके गए हैं। सिंह ने आगे बताया है कि मार्च से लेकर जून महीने तक 81,385 सड़क दुर्घटनाएं हुई है, जिनमें घायलों की संख्या 29,415 है। हालांकि मंत्रालय ने प्रवास के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए श्रमिकों की संख्या पर अलग अलग आंकड़े नहीं रखे हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के एंट्री के बाद मोदी सरकार ने 25 मार्च को पहला लॉकडाउन की घोषणा की थी। इस लॉकडाउन में स्कूल, कॉलेज, कंपनियां, कारखाने, ऑफिस सहित तमाम सार्वजनिक परिवहन बंद भी कर दिए गए थे, जिसके बाद सरकार की तरफ से 17 अप्रैल को दूसरा लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। लॉकडाउन के शुरुआती चरण में प्रवासी श्रमिकों को बहुत नुकसान हुआ था। वहीं दूसरे लॉकडाउन की घोषणा होने पर कोरोना के बढ़ते
लगातार प्रभाव को देखते हुए दूसरे राज्यों से आए प्रवासी अपने गांव जाने लगे। वही ट्रेन बंद होने की वजह से एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने के तमाम संसाधन बंद होने के कारण लोग टेम्पो, ट्रक और पैदल ही घर निकले पड़े थे। इनमें सबसे अधिक प्रवासी मजदूरों की संख्या थी, लेकिन इस पलायन के दौरान कई मजदूर सड़क हादसे में घायल भी हुए हैं, कईयों की मौत भी हुई है। आज़ादी के बाद इसे अब तक का सबसे बड़ा पलायन बताया जा रहा है। फेस्टिव सीजन में बिहार बंगाल आने जाने में नहीं होगी परेशानी, चलेगी 80 स्पेशल ट्रेनें। अक्टूबर नवंबर में त्यौहार का सीजन शुरू हो रहा है, इसे लेकर यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए रेलवे आगामी अक्टूबर नवंबर महीने में स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ा सकता है। सूत्रों से मुताबिक जानकारी के अनुसार रेलवे मंत्रालय त्योहारी सीजन में ट्रेवल डिमांड को देखते हुए करीब 80 और स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान कर सकता है। आपको बता दें कि अक्टूबर नवंबर में खास त्यौहार जैसे नवरात्र, दिवाली और भाई दूज जैसे ऐसे त्योहारों में ट्रेवल डिमांड बढ़ जाती है। इसे देखते हुए रेलवे विशेष ट्रेनों का संचालन कर सकता है। आपको बता दें कि अक्टूबर नवंबर में जब दुर्गा पूजा से लेकर दशहरा, दिवाली और छठ के बड़े त्योहार आते हैं, उस वक्त ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। रेलवे ने स्थिति के मद्देनजर अगले 80 स्पेशल ट्रेनें चलाने की यहाँ पर तैयारी कर रखी है। इनमें आधे से ज़्यादा ट्रेनें बिहार और बंगाल को जोड़ने वाली होंगी। यह सभी ट्रेनें भी विशेष श्रेणी वाली होगी, जो भी आरक्षित कोच वाली होगी। इन ट्रेनों के जनरल कोचों में भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए आरक्षण किया जाएगा। इनमें अधिकांश गैर वातानुकूल श्रेणी की होगी, जो त्योहारी सीजन में आम आदमी की यात्रा में मदद करेगी। वहीं अक्टूबर नवंबर में उत्तरी भारत में ट्रेनों का सीट को लेकर बताया जा रहा है कि रेलवे मंत्रालय रूट पर स्पेशल ट्रेनों की डिमांड बढ़ा सकता है। इस ट्रेनों का संचालन अक्टूबर में किया जा सकता है। गौरतलब है कि सितंबर में ही रेलवे ने 80 स्पेशल ट्रेनें और 40 क्लोन ट्रेन चलाने के यहाँ पर निर्देश दिए थे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने सितंबर माह की शुरुआत में 12 सितंबर से चलने वाली 80 ट्रेनों को लेकर जानकारी दी थी। इन ट्रेनों का रिजर्वेशन 10 सितंबर से शुरू हो चुका है। इन स्पेशल ट्रेनों के अलावा 230 ट्रेनें पहले से ही चल रही है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि विशेष ट्रेनों के लिए जब भी जरूरत होगी, जहाँ भी प्रतीक्षा सूची लंबी होगी, हम मूल ट्रेन के बाद उसी समय क्लोन ट्रेन चलाएंगे ताकि यात्री उसमें यात्रा कर सके। वहीं किसी भी कोई भी परेशानी नहीं हो। यादव ने कहा, ये भी कहा है कि परीक्षा और अन्य किसी उद्देश्य के लिए भी राज्य के अनुरोध मिलने पर रेलवे स्पेशल ट्रेनों का परिचालन यहाँ पर शुरू करेगा।